आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच प्राइमरी मार्केट में क्या हलचल चल रही है, वहाँ पर किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, इस पर हमारी निगाहें रहती हैं। और आज तो आस्था जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी और ज़्यादा पैनी निगाहें रहती हैं प्राइमरी मार्केट पे, तो उनसे समझेंगे। हर्ष हमारे साथ इस मंच का हिस्सा हमेशा ही रहे हैं, तो हर्ष से जानकारी लेते हैं आईपीओ के बारे में। हर्ष बताइए, क्या कुछ अपडेट, शुरुआत कहाँ से करेंगे? जी, तो बेसिकली 2 आईपीओ हैं आज, व्यू सेकंड डे है। अगर हम लोग राजपूताना स्टेनलेस की बात करें तो सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो आप देखिए, सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर कंपनी जो है 1991 में स्टैब्लिश हुई थी, काफ़ी पुराना और एक्सपीरियंस यहाँ पे मैनेजमेंट है यहाँ पर। इसके साथ ही स्टेनलेस स्टील से जुड़े जो प्रोडक्ट्स है बनाती है, करीब 80 से ज़्यादा जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई होता है यहाँ पर। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वर्सेटिलिटी देखने को मिलेगी। भारी मशीनरी से लेके ऑटो पार्ट्स, एरोस्पेस, शाफ्ट और मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, तमाम जगह पर ये कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है यहाँ पे, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है कंपनी का। यूएई, यूएसए, टर्की, कुवैत, तमाम जगहों पे, देशों पे, पोलैंड जैसे जगहों पे एक्सपोर्ट करती है। अब प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर तो 116 से 122 है। एक लॉट में 110 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो आप करीब 225 करोड़ के आसपास का टोटल इशू साइज है यहाँ पे। और अगर आप फ्रेश इशू की बात करें तो 179 करोड़ का है, और अगर ऑफर फॉर सेल की देखें तो 76 करोड़ का, यानी 76 ऑफर फॉर सेल जो है उसका नंबर काफ़ी कम दिखता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें सब्सक्रिप्शन, क्योंकि डे 2 है यहाँ पर, तो आप देखिए QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर की स्थिति देखें तो फुल्ली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। NII का आंकड़ा देखें तो 80% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल पार्टिसिपेशन देखें तो 10% के आसपास है, और ओवरऑल देखें तो 40% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अभी भी पूरा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता हुआ दिखा है। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशंस को देखें, यहाँ पे टटोले यहाँ पर 2023, 24, 25 टोटल इनकम की बात करें तो आप देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 951 करोड़ 2023 में थे, तो वहाँ से उसके बाद ये घटा, डाउन गया, डिप आया, उसके बाद फिर वापस एक जंप 937 के लेवल पर आता हुआ करोड़ के आसपास देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें तो उसमें भी लगातार जो है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बोरोइंग के मोर्चे पर भी यही स्थिति है। एक बार स्टेगनेंट रहा 2 साल, लेकिन उसके बाद फिर करीब 20 करोड़ बढ़ता हुआ दिखा है 2025 के हिसाब से। अब हम लोग इसके कुछ फंडामेंटल स्ट्रेंथ और रिस्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत साफ तौर पे दिखती है। फाइनेंशियल कॉस्ट में बचत दिख रही है, जिसका असर हम लोग बैलेंस शीट के हिसाब से देखते हैं। अगर आप पोस्ट इशू पी देखें 21x के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर FY25 के अर्निंग के हिसाब से देखें, यानी कि जो पीयर्स के हिसाब से देखें, तो स्थिति काफ़ी ठीक दिखती है यहाँ पे। प्रोमोटर अनुभवी है, कंपनी पर संभावित देनदारियां ज़्यादा हैं यहाँ पर, ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि स्ट्रेंथ के बाद अब ये रिस्क आ गया, वीकनेस आ गई, जो संभावित देनदारियां वो ज़्यादा है। अगली प्लेट पर अगर हम लोग चलें यहाँ पर, अपने दर्शकों को बताते हैं यहाँ पर कि देखिए नेटवर्थ का करीब 68% के आसपास की देनदारियां यहाँ पे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ रहे हैं। FY25 के अंदर 28% था रेवेन्यू का, तो इस नज़रिए के हिसाब से भी यहाँ पे वीकनेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ तो जो है वो स्थिर है, लेकिन मुनाफा जो है वो यहाँ पर वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि रेवेन्यू यहाँ पे जो है अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन मुनाफा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें वो ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, कल 2 रुपये था, आज और घट गया, 1.5 रुपये पर आ गया। 1.23% के आसपास लिस्टिंग की संभावना, 123.5 रुपीज़ के आसपास ये लिस्टिंग दिखा सकता है। चलिए आस्था मैम के पास चलते हैं। आस्था मैम, काफ़ी डिटेल में हर्ष ने जो है इस पर जानकारी दी, आपका व्यू क्या है? आपने इसके फंडामेंटल्स देखे, पढ़े? अभी एक तो 2 चीज़ें हैं, एक तो मार्केट की कंडीशन जो अभी चल रही है उसका लिस्टिंग पे क्या असर रहेगा, और दूसरा फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन जो रखी गई हैं वो आपको कैसे लग रही है? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी, गुड आफ्टरनून हर्ष। देखिए, मैं आपको अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल्स काफी आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि एक तो ये अपने जो प्रोडक्ट हैं ये RSL ब्रांड के तहत ये मार्केट करते हैं। दूसरी तरफ देखिए तो जो इनकी कैपेसिटीज है, जिसमें मेल्टिंग एंड रोलिंग की बात करें तो वो अपने चरम पे है, यानी कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और अब ये जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके नया प्लांट डालेंगे स्टेनलेस सीमलेस स्टील का, तो वहां से एक तरह से देखा जाए तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने से एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन ये दिखाते हुए नजर आएंगे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, और वो एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया पॉइंट होता है। दूसरी तरफ अगर इनके मैं मार्जिन्स देखूं तो मार्जिन्स इनके इंडस्ट्री वाइड आप कह सकते हैं कि बढ़िया लगेंगे। स्पेशली अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो कंपेरेटिवली अगर जो इनके पेयर्स हैं उनके मुकाबले अगर आप देखने जाएंगे तो वो दोनों मार्जिन आपको ठीक लगेंगे। दूसरी तरफ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन एक्चुअली
वैसे ये 21 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे रहा है, और ये भी 21 का हमने कब निकाला है, जब जो इन्होंने 6 महीने की अर्निंग्स दी हैं उसको हमने एनुअलाइज्ड करके पोस्ट इश्यू इक्विटी पे लिया है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है, और वो इस वजह से ज्यादा लगता है कि अभी मार्केट की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, और इतने खराब मार्केट में जब सेंटिमेंट खराब होता है तो उसमें थोड़ा सा वैल्यूएशंस अगर ये थोड़ा सा और अच्छा करते तो इसमें शायद और बढ़िया ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता। तो मोटा मोटी बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितने के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। तो इसी वजह से हमारी राय तो ये रहेगी कि अभी मार्केट की कंडीशन देखते हुए अगर रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, और रिस्क नहीं ले सकते तो छोड़ दीजिए। कुछ बहुत बड़ा नुकसान भी आपको होगा नहीं इसे अगर छोड़ा तो भी। अच्छा, मान लीजिए जिन लोगों ने लगा दिए हैं या फिर जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं उन्होंने लगाया, अगर तो किस लेवल पे आपको लगता है कितना प्रीमियम मिल सकता है लिस्टिंग पर? और जो लोग होल्ड करना चाह रहे हैं तो क्या उनको थोड़ा मीडियम टर्म के लिए क्या रख सकते हैं? क्या व्यू है आपका? देखिए, जहां तक आपने प्रीमियम लिस्टिंग की बात की तो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी वकालत कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो ये 10% से ऊपर के रिटर्न्स दिखाता हुआ नजर आएगा। और भी बड़े लेवल्स हैं, लेकिन मैं अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहती और इन पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि क्या होता है हम आके कुछ भी बोलते हैं तो लोगों का एक हमारे ऊपर इस तरह का कॉन्फिडेंस रहता है कि वो उस हिसाब से कहीं हम कहते हैं कि अफेक्ट नहीं हो जाए उनकी थिंकिंग, इसलिए मैं इतना ही बोलूंगी। लॉन्ग टर्म में तो आराम से 10-15% के ऊपर के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन लंबी अवधि में जिसमें कि 6 महीने की समय सीमा भी आप मान सकते हैं। लेकिन छोटी अवधि के लिए बात करें तो सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट का मूड माहौल कैसा है। अभी जिस तरह का मूड माहौल है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, और जो मैं लंबी अवधि के लिए मान रही हूँ वो छोटी अवधि में ये दिखाता हुआ नजर आएगा। ऐसे चांसेस तो अभी काफी कम लग रहे हैं। लंबी अवधि में ये बढ़िया रिटर्न दे सकता है जिसमें आप 10-15% के ऊपर का भी मान सकते हैं, लेकिन छोटी अवधि में पूरा पूरा निर्भर करेगा मार्केट का मूड। जिस दिन ये ओपन होगा और जिस दिन ये लिस्ट होगा उस दिन मूड कैसा है, किस तरह का न्यूज फ्लो आ रहा है उस पे होगा। क्योंकि अभी जो पिछले भी कुछ आईपीओस गए हैं तो वहां पे भी हमारी राय ये थी, एक तो विपुल जी देखिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री के कोई आईपीओस अभी आ नहीं रहे जिसमें कि आप बोलते हैं ना कि बिल्कुल आप जोरों शोरों से रेकमेंड करें कि मार्केट का मूड माहौल कैसा भी हो आईपीओस में आप लगाइए। वैसे ही कोई भी आईपीओ अभी हमने लास्ट जो 15 दिनों में देखी इस तरह का कोई भी आईपीओ नहीं था, और वही इसके लिए भी अप्लाई होता है। छोटे साइज के इश्यूज रहते हैं यहाँ पे, आपको भी पता है छोटे साइज के इश्यूज में लिस्टिंग के दिन कभी कभी बड़े उलटफेर हो जाते हैं, तो उन सब से बचना है तो रहने दीजिए। मैं वापस बोलती हूँ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी रिस्क लेके इसमें लगाएं। लेकिन अगर लगाना है फिर भी तो मन में मानिएगा कि ये मैं लंबी अवधि के लिए लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तभी इसमें पैसा लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए। लिस्टिंग के बाद वापस से इसे देख भी सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये राय हो गई इस आईपीओ को लेकर के। अगले आईपीओ के लिए चलते हैं हर्ष के बाद। हर्ष बताइए अगला आईपीओ कौन सा? जी, इनोवेशन आईपीओ की बात कर लेते हैं। आज से ये आईपीओ खुल गया है यहाँ पर। सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कंपनी के जो सेगमेंट को अगर आप देखें तो 4 सेगमेंट में आप बांट सकते हैं। यहाँ पर मैन पावर सर्विसेज कंपनी क्या करती है, बेसिकली यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हो गए या फिर क्लीनर, ऑफिस स्टाफ जो हो गए उनको, जो टेक्नीशियन हो गए उनको हायर करती है और कहाँ पर प्लेस करती है, यहाँ पे हॉस्पिटल, बैंक, रिटेल तमाम जगहों पर यहाँ पे प्लेसमेंट करती हुई दिखती है। यहाँ पे टोल प्लाजा बिजनेस मैनेजमेंट में कंपनी है। एनएचआई के जरिए जो हाईवे टोल बूथ है उसको ऑपरेट किया जाता है। जो भी फिक्स इनकम, जो एनुअल फीस होती है वो सरकार को दी जाती है और वहाँ पर जो टोल कलेक्शन होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। तीसरा स्किल डेवलपमेंट है। यहाँ पर जो युवाओं को ट्रेड, सिलाई, तमाम तरह की चीज़ें कराई जाती हैं। जो चौथा है ड्रोन, खास तौर पर ड्रोन के ऊपर जो है यहाँ पर फोकस किया जाता है। ड्रोन पायलट ट्रेनिंग कराई जाती है। ड्रोन निर्माण, सक्रिय, तमाम तरह की जो चीज़ें उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब देखिए आज मंगलवार है, आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे थर्सडे को 12 मार्च को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट फ्राइडे मार्च 13 को होती हुई दिखेगी। लिस्टिंग डेट की बात करें 17 मार्च को होती हुई दिखेगी। यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो आप देखिए इशू प्राइस बैंड 521 से लेकर 548 रुपये प्रति शेयर के भाव होगा। एक लॉट में 27 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है 323 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू की संख्या 255 करोड़ है, जबकि ऑफर फॉर सेल की 68 करोड़ है। यानी कि फ्रेश इशू का नंबर जो है वो बड़ा है यहाँ पर। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और जानकारी अपने दर्शकों से साझा करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर तो करीब करीब 86% है, जो साफ तौर पर जो
टोल मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर 1 साल का काफ़ी अच्छा जंप, करीब 100% से ज़्यादा का जंप यहाँ पर दिखाता है। क्लाइंट रिटेंशन की बात करते हैं यहाँ पे, क्लाइंट रिटेंशन को देखें तो एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और जो जंप है वो करीब करीब यहाँ पर 400% के आसपास का दिखाता है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी किस हिसाब से देखें, अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें FY25 के हिसाब से, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 35 से 40% के आसपास दिखती है, जो कि पीयर्स के मुकाबले एक बेहतर स्थिति दिखाती है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन की बात करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन को देखें 1400 से ज़्यादा कर्मचारी हैं यहाँ पे, और क्लाइंट्स की स्थिति देखें जो तमाम सेक्टर्स की तरफ जो है कंपनी का फोकस है, चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो या गवर्नमेंट्स हो, रिटेल हो, तमाम तरह की चीज़ें जो है वो दिखती हैं यहाँ पे। पोस्ट IPO अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी जो है वो खासतौर पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं, तो जो आस्था मैम कहे थे अभी वही स्थिति है। अगर आगे यहाँ पे देखें जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो अगर रिस्क की बात करें यहाँ पे तो क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट कंसंट्रेशन में यहाँ पे क्या है, जो NHI की ओर से अभी हमने बहुत सारी पीछे कंपनियों में देखा, यहाँ पे डिबार्ट करती हुई दिखी थी, यहाँ पे जो प्रतिबंध होते हैं अस्थायी के तौर पे, तो वो कई कंपनियों के साथ हुआ, तो वो एक खतरा लगातार बना रहता है यहाँ पे। नेगेटिव कैश फ्लो की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कंपनी आप चाहे FY25 में देख लीजिए या अभी FY26 के हिसाब से भी अगर आप देखें तो नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। बोरोइंग जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। लेबर इंटेंसिव रिस्क है, कंपनी के ऊपर कई तरह के लेबर जो केसेस हैं वो चल रहे हैं यहाँ पे। पेनल्टीज अगर होती हैं या फिर कंपनी जो है कुछ किसी केस में मान लें फंसते हैं तो वो रेपुटेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और गवर्नेंस कंसर्न यहाँ पर साफ तौर पे दिखता है। यहाँ पे जो प्रमोटर्स को लेके जो पर्सनल खर्च है वो तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर तो फाइनेंशियल्स को देखें तो देखिए 2023, 24, 25 में लगातार टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए 9 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़, फिर 29 करोड़ आया। एबिटा में भी एक अच्छा जंप यहाँ पे दिखता है। बोरोइंग की जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, वो जरूर बढ़ता हुआ लगातार दिख रहा है साल दर साल के हिसाब से। चलिए ठीक, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मतलब आस्था मैम से। आस्था मैम, इस IPO को लेकर के क्या व्यू है आपका? क्या यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है? बात है, देखिए एक तो क्या प्राइसिंग जो कि मैं बोल रही हूँ, एक तो मार्केट का मूड माहौल खराब है विपुल जी, उसमें अगर प्राइसिंग और थोड़ी सी ये नीचे लेके आते तो फिर भी शायद सोचा जा सकता था। दूसरी तरफ देखें तो इनका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई है, क्योंकि 3 क्षेत्रों से आता है, जिसमें मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू टोल मैनेजमेंट से आ रहा है जो कि 57% है, बाकी स्किल डेवलपमेंट से छोटा मोटा आता है, और जो तीसरा पावर पार्ट है मैन पावर मैनेजमेंट वहां से आता है। तो एक तो डाइवर्सिफाई बिजनेस है, और दूसरी बात ये है कि फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे ठीक ठाक है, और तीसरी बात है वैल्यूएशन फ्रंट पे इतना कुछ बड़ा कंफर्ट आ नहीं रहा है इसमें। और मुझे सबसे अगेन वही चीज है कि बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म इसमें भी नहीं है कि इसमें जम के या एकदम कूद के लगाने वाला ये एक IPO हुआ। तो मेरे हिसाब से इसे भी एक बार रहने दीजिए, लिस्ट होने के बाद चाहे तो इसमें वापस से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी कुछ इस तरह के फंडामेंटल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज हैं वाकई में बेहद बेहद मजबूत है। इनफैक्ट ग्रोथ तो इन्होंने काफी अच्छी दिखाई है, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस है वो थोड़ा मुझे लगता है कि और अगर ये इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस नहीं होता तो बेटर रहता। तो ओवरऑल यहाँ पे भी यही कंक्लूजन है कि इसमें भी अगर लंबी अवधि का मन हो तो लगाइए, नहीं तो इसे भी रहने दीजिए। एक बार लिस्ट होने के बाद भी इसमें मुझे लगता है मौके मिलेंगे लगाने के, तो इसमें भी मेरे हिसाब से तो अभी रहने दिया जाए इसमें मार्केट के मूड माहौल को देख के। जी, तो मैम मोटी मोटी बात यह है कि जो दोनों IPOs खुले हुए हैं उनमें अगर बहुत रुचि ना हो कि भाई IPO में लगाना ही लगाना है, तो दोनों को अवॉइड कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो पहले वाले IPO में लगा लें, सेकंड वाले को पूरी तरह कंप्लीट अवॉइड, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विपुल जी देखिए अभी जो पहले के भी IPOs आए थे वो सब अपने इश्यू प्राइस के नीचे हैं, तो लिस्टिंग के दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए लेकिन वो टिक नहीं पाए। तो मेरा वही अभी यही मत आ रहा है कि ये कोई ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली दोनों कंपनियां नहीं है कि ये मार्केट किसी भी तरफ जाए ये अपने उस पर बने रहेंगे। लेकिन राजपूताना की बात करें तो इन दोनों में से बेहतर वही है अनडाउटेडली। तो अगर रिस्क कहीं लेनी भी है कि इसका टिकट साइज छोटा है या फिर फंडामेंटल्स ठीक है, वैल्यूएशन का कंफर्ट तो वहां पे भी नहीं है, फिर राजपूताना में मन बनाया जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से तो एक बार दोनों को भी छोड़ेंगे तो दुख नहीं होगा कि कुछ बड़ा यहाँ पे चीज या मौका छूट गया है, क्योंकि कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स लिस्टिंग पे दोनों के होते हुए नजर नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। हर साहब का धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो डिस्क्लोजर लेने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि दोनों पे IPO बाजार पे। मैम डिस्क्लोजर देना चाहेंगी?
जी नहीं, बिल्कुल क्योंकि दोनों पे ही हमारी हाँ, सलाह तो यही है बिल्कुल। कि एक बार लिस्टिंग के बाद देखेंगे तो बेटर रहेगा। और बाकी आईपीओ में हमने यही अपनी रिकमेंडेशन क्लाइंट्स को भी दिए हैं। और धन्यवाद विपुल जी मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस सेगमेंट में हमारी इस खास पेशकश में इतना ही फिलहाल के लिए।